हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं और सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर 9 PM पे उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एंड उसके बाद दोनों ही क्वेश्चंस के हम लोग आपको मॉडल आंसर्स भी दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं GS 4 एथिक्स से। एक केस स्टडी भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया था, एक 10 मार्कर है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्टेटमेंट है वॉरेन बफेट का, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट द अदर 2 विल किल यू। What do you understand by this statement in the present day scenario? अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब भी आप किसी बंदे को हायर करते हो तो उसमें 3 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। अगर उस बंदे में इंटीग्रिटी नहीं है, इंटेलिजेंस है एंड एनर्जी है तो वो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजास्टर्स साबित होगा। तो ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखिए आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है प्रेजेंट डे सिनेरियो में। तो देखिए किस तरह से करोगे। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे एंड इस स्टेटमेंट में जो इंटीग्रिटी एक वैल्यू है उसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। ठीक है, तो उसी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देन आपको डिफाइन करना होगा कि इंटीग्रिटी क्या होती है, इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो सबसे पहले आप वो एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे बंदे में इंटेलिजेंस है, एनर्जी है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है और उससे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे डिजास्टर्स इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सोसाइटी, नेशन, कुछ भी हो सकता है। देन आपको वो भी एग्जाम्पल देने होंगे जहाँ पे बंदे में इंटेलिजेंस भी है, एनर्जी भी है और इंटीग्रिटी भी है और उससे किस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको देने होंगे। देन लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। केवल यही इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब फ्रेंड देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, आप इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि इंटीग्रिटी से प्रोफेशन में डायरेक्शन मिलता है, एक आउटकम आता है, या फिर आप एक कोटेशन भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि एथिक्स में जो हमारा सिलेबस है उसमें जो भी डिफरेंट की वर्ड्स दिए गए हैं वो सब कीवर्ड हमें तैयार करने चाहिए, उनके कोटेशन हमें पता होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए और यही बेसिस होता है तैयारी का। तो आप ये कोटेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इससे भी काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी आपके आंसर की। देन आप डिफाइन कीजिए इंटीग्रिटी क्या होती है, क्या मतलब होता है इंटीग्रिटी का। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, मीन्स जब आप ऑनेस्ट होते हो आपके स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होते हो। और जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं तो ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर वैल्यूज एंड टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी फैक्ट आपको लिखना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन अगली डिमांड क्या है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल वो होंगे जहाँ पे बंदे में इंटेलिजेंस है, एनर्जी है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन, ये बंदा सिविल इंजीनियर था, मतलब इंटेलिजेंस है, एनर्जी थी लेकिन इंटीग्रिटी नहीं थी। तो हमको क्या देखने को मिला, एक्ट ऑफ टेररिज्म। आप यहाँ पे साइबर हैकर्स, फ्रॉड का एग्जाम्पल दे सकते हो, इनके पास भी इंटीग्रिटी नहीं होती है लेकिन एनर्जी और इंटेलिजेंस होती है। देन वो सिविल सर्वेंट जिनके पास इंटीग्रिटी नहीं है, इंटेलिजेंट तो सभी लोग होते हैं, एनर्जी भी उनके पास होती है लेकिन अगर इंटीग्रिटी नहीं है देन करप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देने होंगे। देन आपको कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल भी देने होंगे जहाँ पे इंटेलिजेंस, एनर्जी एंड इंटीग्रिटी तीनों ही आपको देखने को मिलती है और इसका डॉक्टर कलाम से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको विद एग्जाम्पल्स इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना होगा और जो इंटीग्रिटी है उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझानी होगी। देन सबसे लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए। और किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप बताइए कि इंटीग्रिटी की जो वैल्यू है इसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, थ्रू मॉरल एजुकेशन,
ट्रांसपेरेंसी, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें केस स्टडी है, और ये जो केस स्टडी है ये भी 2018 में पूछी गई थी। अब फ्रेंड्स देखिए कितनी बड़ी ये केस स्टडी है, तो इसीलिए जो एथिक्स का पेपर होता है काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप किस तरह से इसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए केस स्टडी में क्या कहा गया है, आप एक मिनिस्ट्री में सीनियर ऑफिसर हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो आने वाले नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको पहले से ही पता होता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, द मिनिस्ट्री इज अबाउट टू अनाउंस ए मेगा रोड प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री एक नया रोड प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाली है, जिसकी ड्राइंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। ठीक है, और जो प्लानर्स हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट लैंड है उसी का यूज हो, और जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनकी लैंड्स का मिनिमम यूज हो, ताकि गवर्नमेंट पे बर्डन न आए। इसके अलावा जो कंपनसेशन रेट है वो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है वो फाइनल की गई हैं। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट भी सामने आएगा। देन वंस द प्रोजेक्ट इज अनाउंस इट इज एक्सपेक्टेड कि जो वहाँ के आसपास की जो लैंड है उसकी रेट बढ़ जाएगी। ये ऑब्वियस सी बात है, अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो आसपास के एरिया में रेट्स वगैरह बढ़ जाती हैं। अब वो जो मिनिस्टर हैं जो आपके डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, वो आपको ये कहते हैं कि आप इस रोड को रीअलाइन कर दो। और क्यों? ताकि जो उनका 20 एकड़ का फार्म हाउस है वो उस लैंड के उस एरिया के पास में आ जाए। इससे होगा क्या, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसके बदले में वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि उसी एरिया में एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड को परचेज करने में वो आपकी हेल्प करेंगे। किस रेट पे? जो वहाँ की प्रीवेलिंग रेट है, जो अभी काफ़ी नॉमिनल है, क्योंकि अभी अनाउंस हुआ नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो उसमें भी वो आपकी हेल्प कर देंगे। और वो आपको ये कहते हैं कि इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, क्योंकि लैंड जो है वो लीगली खरीदी जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ ये बताई गई है कि बाय द एक्ट ऑफ रीअलाइनमेंट काफ़ी सारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एक्वायर करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि एक तो गवर्नमेंट पे काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन होगा, फार्मर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे जो ट्रीज़ हैं वो भी आपको कट डाउन करने होंगे। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज हैं आपके इस डिसीजन से। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि फेस्ड विद दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे इस केस में। क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इसमें शामिल हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। एंड आपको एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आपको बतानी होगी। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये केस स्टडी है। देखिए इसको किस तरह से आप अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए, किस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस केस स्टडी का बेसिस क्या है? नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आप स्टेक होल्डर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप बताइए कि क्या क्या डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस केस स्टडी में देखने को मिलेंगे। देन व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सिविल सर्वेंट। उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा। देन कंक्लूजन। तो ये 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको इस केस स्टडी में एड्रेस करने होंगे। फ्रेंड्स देखिए, जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये केस स्टडी है। साफ साफ बताया गया है कि क्या डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। यहाँ पे आपका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है? मिनिस्टर के पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट। मिनिस्टर क्या चाहते हैं कि उनका इकोनॉमिक गेन हो, लेकिन आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि आपको अपनी सर्विस के रूल्स को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करना है, सोसाइटी नेशन के वेलफेयर को आपको फॉलो करना है। देन फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट वर्सेस योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये तो ऑब्वियस सी बात है। देन आपके खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्सेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो पर्सनल इंटरेस्ट एक तरफ है और दूसरी तरफ सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं, पब्लिक इंटरेस्ट हैं, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
देन एज ए पब्लिक सर्वेंट आपका रोल होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें, उसको इंश्योर करें। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वर्सेस आप अपनी जो ऑफिशियल पोजीशन है उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देन लास्ट में इट विल बी अगेंस्ट योर मॉरल कॉन्साइंस, आपकी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट होगा, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये तमाम वो सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। अब आपको बताना है कि एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप लोगों का वेलफेयर आपको इंश्योर करना होगा, ना कि पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी सैलरी देती है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल। देन आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट ना हो, उसका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। देन आपको लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एज ए सिटीजन, एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को आप इंश्योर करें, और जो भी आप काम करें एज पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में एज ए सिविल सर्वेंट। अब अगली डायमेंशन क्या है कि आपका एक्शन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आप ये तो नहीं लिखोगे कि आप मिनिस्टर का साथ दोगे, वरना आपको बहुत बुरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको यही बताना होगा कि आप मिनिस्टर के इस सुझाव को नहीं मानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। जैसे कि जहाँ तक आपके इकोनॉमिक नीड्स की बात है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको सैलरी प्रोवाइड करती है, तो इकोनॉमिक गेंस के लिए आपको काम नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद आप मिनिस्टर को साफ साफ मना कर दोगे कि भाई जो आपके जो इंस्ट्रक्शन है ये मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आपको कुछ आर्गुमेंट्स देने होंगे। जैसे कि आप उसको बताइए, आप उसको परसुएड कीजिए, आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए, आप उसको बताइए कि ये जो नया प्लान है इसमें क्या क्या इश्यूज होंगे, किस तरह से फार्मर्स को नुकसान होगा, किस तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। हो सकता है कि फार्मर्स एजिटेट करने लग जाएं, इससे प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा, जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है। ये जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं इनको अपनी इमेज का काफ़ी ध्यान रहता है, ये चाहते हैं कि इनकी इमेज खराब ना हो। तो आप जब ये सब चीज़ें उनको बताएंगे तो हो सकता है कि मिनिस्टर अपनी गलती सुधार ले, मान जाए। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं होता है, तब आप क्या करोगे, आप जो आपके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं आप उनको मिनिस्टर के जो प्लान है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। किसी भी हालत में आपको जो गलत डिसीजन है उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको अपने मोरल्स, अपने वैल्यूज, अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, कंक्लूजन किस तरह से कंक्लूड करोगे। आप बता सकते हो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए परसुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और एटीट्यूडनल चेंजेस, इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें इनको प्रमोट करना चाहिए। ट्रेनिंग में इन पे खास हमको फोकस देना चाहिए ताकि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हम लोग इंश्योर कर सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हमने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।